कहानी की शुरुआत सऊदी अरब के एयरपोर्ट से होती है, जहां नजीब और हकीम नाम के दो मलयाली आदमी दिखाई देते हैं। ये दोनों भारत से बेहतर नौकरी और जिंदगी की तलाश में सऊदी आए हैं, ताकि यहाँ से पैसे कमाकर अपने देश में एक अच्छा जीवन जी सकें। एयरपोर्ट पर अपने दस्तावेज चेक करवाने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो बातचीत से पता चलता है कि जिस कंपनी में वो काम करने आए हैं वहाँ से उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आनी थी, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी कोई नहीं आता। मलयाली होने के कारण दोनों को सिर्फ मलयालम बोलनी आती है। टूटी फूटी हिंदी तो जानते हैं, लेकिन अरब देशों में ज्यादातर लोग अरबी बोलते हैं, जिससे वो किसी से मदद भी नहीं मांग पाते। तभी किस्मत से उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनकी भाषा समझ लेता है। उसकी मदद से वो उस कंपनी में कॉल करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। तब वो आदमी बताता है कि आज शुक्रवार है और सऊदी में इस दिन सभी ऑफिस बंद रहते हैं। इस जानकारी के बाद दोनों एयरपोर्ट के बाहर आकर इंतजार करने लगते हैं, लेकिन रात हो जाती है और कोई भी उन्हें लेने नहीं आता। वो देखते हैं कि बाकी देशों से आए लोगों को उनकी कंपनियां ले जा रही हैं, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आता, जो एक बड़ा रेड फ्लैग होता है। काफी देर बाद एक शेख आता है, जिसे हम कफील जूनियर कहेंगे। अरबी में कफील का मतलब होता है गारंटर। नजीब और हकीम कफील जूनियर के साथ जाने लगते हैं। वो उससे कंपनी के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन भाषा की वजह से बातचीत नहीं कर पाते। कफील जूनियर उन्हें एक टेम्पो में बैठाकर किसी अनजान जगह ले जाने लगता है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि उन्हें लेने के लिए एसी बस आएगी। हालांकि वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और बस जल्दी से जल्दी पैसे कमाकर घर लौटने का सपना देखते हैं। कुछ देर बाद वो एक रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते हैं, जहां कफील जूनियर एक और आदमी से मिलता है। वो हकीम को टेम्पो से उतारकर उस आदमी को सौंप देता है। नजीब और हकीम को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब तक उन्हें एहसास हो गया था कि वो किसी गलत इंसान के साथ आ गए हैं। असल में कफील जूनियर ने उन्हें बाकी शेखों को बेच दिया था। वो अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कफील उनकी कोई बात नहीं सुनता। हकीम को छोड़कर वो नजीब को लेकर आगे बढ़ता है और उसे भी एक दूसरे आदमी को सौंप देता है। अब नजीब बुरी तरह से घबरा जाता है। न तो कोई उसकी बात समझ रहा था, न ही हकीम उसके साथ था। वो परेशान होकर साइड में बैठ जाता है। ठंड ज्यादा होने की वजह से वो कफील के टेंट में जाकर सो जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां नजीब की पिछली जिंदगी की झलक मिलती है। वो पहले एक नदी से बालू निकालने का काम करता था। वहीं उसका साथी संतोष उसे अपने साले के बारे में बताता है, जो सऊदी में काम करता है। उस समय सऊदी का वीजा आसानी से मिल रहा था, बस एक एजेंट को 1 लाख रुपए देने थे। नजीब के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सुना था कि जो लोग बाहर जाकर काम करते हैं वो अच्छा पैसा कमाते हैं और उनके घर की हालत सुधर जाती है। इसी उम्मीद में वो अपनी बीवी साइनो के गहने गिरवी रखकर संतोष के साले की मदद से पासपोर्ट बनवाता है, जिससे उसकी तकदीर बदलने की उम्मीद थी। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां हम नजीब की पत्नी साइनो को देखते हैं, जो प्रेग्नेंट है। नजीब और साइनो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साइनो चाहती थी कि नजीब अपना सपना पूरा करे। वापस प्रेजेंट टाइम में नजीब को उसका कफील मालिक लात मारकर उठाता है और बाहर सोने को कहता है। अगले दिन सुबह नजीब की मुलाकात वहां मौजूद एक बूढ़े आदमी से होती है, जिसे थोड़ी बहुत हिंदी आती थी। वो बूढ़ा वहां भेड़ों को चराने और उनका दूध निकालने का काम करता था। नजीब उससे टूटी फूटी भाषा में बात करने की कोशिश करता है। बूढ़ा उसे एक कटोरा दूध देता है और कहता है कि इसे कफील को दे आओ, लेकिन नजीब को उसकी बात समझ नहीं आती और वो खुद ही वो दूध पी लेता है। इससे बूढ़ा गुस्सा हो जाता है और दोबारा उसे दूध देकर कफील के पास भेजता है। नजीब कफील को दूध देकर अपनी हालत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कफील उसकी बात नहीं सुनता। वो अरबी में चिल्लाकर बूढ़े आदमी से कहता है कि इसे काम सिखाओ। नजीब बार बार रोकर अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन कफील हंसता है और उसे काम पर लगा देता है। नजीब की परेशानी तब और बढ़ जाती है जब कफील उसे मोटी मोटी सूखी रोटियां खाने के लिए देता है। सब्जी न होने के कारण नजीब को रोटियां पानी में भिगोकर खानी पड़ती हैं। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस अच्छी जिंदगी की उम्मीद लेकर वो यहाँ आया था, उसकी तुलना में उसकी गांव की जिंदगी भी इससे बेहतर थी। एक दिन नजीब बूढ़े से रास्ते के बारे में पूछता है, ताकि वो वहाँ से भाग सके। बूढ़ा बताता है कि मुख्य सड़क यहाँ से बहुत दूर है। इतना ही नहीं, उसे ये तक याद नहीं कि वो कितने सालों से इस रेगिस्तान में फंसा है। ये जानकर नजीब का दिल बैठ जाता है। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, घर में पैसे की जरूरत थी और वो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था।
रात में जब नजीब सोता है तो कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि साइनो और नजीब उसके सऊदी जाने से पहले अपने होने वाले बच्चे को लेकर सपने देख रहे थे। दोनों ने अपने बच्चे का नाम तक सोच लिया था। इसके बाद सीन उस दिन पर आता है जब नजीब हकीम के साथ अपने गांव से शहर की ओर रवाना होता है। एयरपोर्ट पर वो अपनी माँ और साइनो से खुद का ख्याल रखने को कहता है और फिर हकीम के साथ सऊदी के लिए निकल जाता है। प्रेजेंट में लौटते हैं। अगली सुबह नजीब उठकर फ्रेश हो रहा होता है, तभी कफील आता है और उसे बेरहमी से मारता है। कफील उसके हाथ से पानी छीन लेता है क्योंकि यहाँ पानी खरीदना पड़ता था और वो बहुत महंगा था। जब नजीब परेशान होकर बूढ़े से पूछता है तो वो उसे बताता है कि यहाँ लोग रेत से सफाई करते हैं। ये सुनकर नजीब का दिल और भी भारी हो जाता है। इसी बीच वहाँ पानी भरने वाला एक टैंकर आता है। नजीब उसका ड्राइवर देखकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करता। उनके लिए ये सब रोजमर्रा की बात थी। तभी अचानक कफील वापस आ जाता है। इस बार वो अपने साथ बंदूक लाता है। वो गुस्से में नजीब को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी पानी की टंकी भर जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। पानी को देखकर नजीब को अपने गांव के दिन याद आ जाते हैं। वो साइनो के साथ नदी में नहाता था जहां पानी की कोई कमी नहीं थी। वहीं इस वीरान जगह पर एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा था। यहीं पर ये बात समझ में आती है कि घास हमेशा दूसरी ओर ज्यादा हरी लगती है। असल में ऐसा लगता है कि नजीब और हकीम सही कंपनी में ही आए थे, लेकिन शुक्रवार की छुट्टी की वजह से उन्हें लेने कोई नहीं आया। इसी का फायदा कफील ने उठाया। उसने देख लिया था कि ये लोग अरबी, इंग्लिश या हिंदी ठीक से नहीं समझते, इसलिए वो आसानी से इन्हें बेबस बना सकता है। उसने नजीब और हकीम को धोखे से अगवा कर लिया ताकि वो उसके लिए मुफ्त में काम करें। अगले दिन नजीब को फिर से मार पीट कर जगाया जाता है। कफील उसे बकरी का दूध निकालने के लिए कहता है। नजीब को समझ नहीं आता कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया जो पहले उसे काम सिखाता था। चूंकि नजीब को दूध निकालना नहीं आता, बकरी उसे लात मार देती है। यह देखकर कफील खुद उसे दूध निकालने का तरीका सिखाता है और फिर भेड़ों को चारा देने के लिए भेज देता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब नजीब को रोज दूध निकालने और जानवरों को चारा देने का काम करना पड़ता है। बूढ़ा आदमी जो पहले वहाँ काम करता था, उस दिन के बाद से कहीं नहीं दिखा। उसकी अचानक गायब होने की वजह नजीब को परेशान करने लगी थी। एक दिन नजीब जब अपनी शक्ल एक गाड़ी के शीशे में देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी दाढ़ी काफी बढ़ चुकी है और उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। उसे यहाँ आए हुए कई महीने बीत चुके थे, लेकिन अब उसे ये भी याद नहीं था कि वो कब और कैसे यहाँ आया था। समय जैसे ठहर गया था। अपनी हालत से तंग आकर नजीब जोर जोर से चिल्लाता है और रोने लगता है। निराश होकर वो अपनी जिंदगी खत्म करने की सोचता है और एक ऊंची जगह पर चढ़कर कूदने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर नीचे कुछ गिद्धों पर पड़ती है जो किसी चीज को नोच नोच कर खा रहे थे। नजीब जिज्ञासा से उस ओर बढ़ता है और जब करीब जाकर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो एक लाश है। ध्यान से देखने पर वो समझ जाता है कि ये लाश उसी बूढ़े आदमी की है जो पहले भेड़ों की देखभाल करता था। या तो उसने अपनी जान खुद ले ली थी क्योंकि अब वो ये सब और सहन नहीं कर पा रहा था, या फिर कफील ने उसे मार डाला था क्योंकि वो अब किसी काम का नहीं रह गया था। शायद यही कारण था कि नजीब और हकीम को यहाँ लाया गया पुराने नौकर बूढ़े हो गए थे, इसलिए उन्हें बदलने के लिए। तभी गिद्ध नजीब पर भी हमला करने की कोशिश करते हैं। बूढ़े आदमी की ऐसी हालत देखकर नजीब अंदर तक हिल जाता है। उसे अपनी किस्मत भी वैसी ही लगने लगती है। डर और घबराहट में वो वहाँ से जान बचाकर भागता है। घर की याद उसे बेचैन कर देती है। वो उस आचार को सूंघता है जिसे साइनो ने उसे गांव से लाते समय दिया था। उस आचार की खुशबू उसे अपने परिवार की याद दिलाती है। उसी पल वो फैसला करता है कि किसी भी कीमत पर वो अपनी बीवी, बच्चे और माँ के पास वापस जाएगा। अगले दिन नजीब भेड़ों को चराने के बहाने थोड़ा दूर चला जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कफील जूनियर की नजर उस पर पड़ जाती है। वो तुरंत ऊंट पर बैठकर उसका पीछा करता है और नजीब को रोकने के लिए गोलियां चलाता है। नजीब अब बहुत कमजोर हो चुका था। डर और थकान से उसका शरीर जवाब देने लगा। वो जैसे ही थक कर गिरता है, कफील उसके पास आकर उसे बेरहमी से पीटता है। गुस्से में आकर वो उसकी एक टांग तोड़ देता है और उसे जानवरों की तरह बांधकर भेड़ बकरियों के बीच फेंक देता है। अब नजीब के साथ इंसानों जैसा नहीं बल्कि जानवरों जैसा सलूक हो रहा था। जब उसे प्यास लगती तो उसे मजबूर होकर जानवरों के झूठे पानी को पीना पड़ता था। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया।
नजीब की दाढ़ी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और अब कहीं न कहीं उसे इस जिंदगी की आदत पड़ने लगी थी। उसे लगने लगा कि लाख कोशिशों के बावजूद वो यहाँ से कभी निकल नहीं सकता, क्योंकि चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत थी। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उम्मीद की एक किरण उसे चीरकर रोशनी ले ही आती है। एक दिन जब नजीब भेड़ें चरा रहा था, अचानक से बारिश होने लगती है। इस रेगिस्तानी इलाके में बारिश बहुत ही कम होती थी। वो भागकर एक पहाड़ के नीचे छिप जाता है। बारिश रुकने के बाद जब वो वहां से जाने ही वाला था, तभी उसे कहीं से एक जानी पहचानी धुन सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करने पर नजीब की नजर हकीम पर पड़ती है। हकीम, जो उसका पुराना साथी था, बहुत समय बाद उससे मिला। उसकी हालत भी नजीब जैसी ही थी, टूटी हुई और बेहाल। वो भी किसी और कफील का गुलाम बन चुका था। बारिश से बचने के लिए वो भी वहीं रुका था। हकीम को देखकर नजीब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगते हैं। इस दुख भरी जिंदगी ने दोनों को पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन एक दूसरे को देखकर उन्हें फिर से जीने की एक उम्मीद मिल जाती है। हकीम नजीब से बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन तभी उसका कफील गुस्से में वहां आकर उसे खींच कर ले जाता है। जाते जाते हकीम नजीब को वहां से भागने की सलाह देता है। हालांकि नजीब खुद नहीं जानता था कि इस रेगिस्तान से कैसे निकला जाए, लेकिन इतने समय बाद किसी अपने से मिलकर उसका दिल हल्का महसूस कर रहा था, भले ही उसकी और हकीम की हालत बहुत खराब थी। कुछ दिनों बाद नजीब को हकीम की तरफ से एक चिट्ठी मिलती है। इसमें लिखा था कि उस दिन जब हकीम नजीब से मिला था, उसके बाद कफील ने उसे बुरी तरह पीटा, लेकिन अब उसके पास एक आदमी है जो उन्हें वहां से बाहर निकाल सकता है। वो आदमी काफी समय से वहां काम कर रहा था और उसे सड़क तक जाने का रास्ता मालूम था। ये बात जानने के बाद नजीब हकीम से मिलने जाता है। वहां हकीम के साथ इब्राहिम कादरी नाम का एक अफ्रीकी आदमी भी था। वो भी एक गुलाम की तरह बंधा हुआ था और इस जिंदगी से तंग आ चुका था। इब्राहिम उन्हें बताता है कि कुछ दिनों बाद कफील के बेटे की शादी होने वाली है। उस दिन सभी लोग समारोह में व्यस्त रहेंगे और सिर्फ गुलामों को छोड़कर चले जाएंगे। यही वो मौका होगा जब वो तीनों वहां से भाग सकते हैं। शादी वाले दिन वैसा ही होता है जैसा इब्राहिम ने बताया था। जैसे ही सब लोग दावत में चले जाते हैं, नजीब सबसे पहले बहुत सारा पानी लेकर नहाता है। महीनों बाद नहाकर उसे सुकून महसूस होता है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसे खाने के लिए बस उतना ही दिया जाता था जिससे वो जिंदा रह सके। नहाने के बाद नजीब वही पुरानी शर्ट पहनता है जो उसने वहां आने के दिन पहनी थी, लेकिन उसकी पैंट इतनी ढीली हो चुकी थी कि वो बेल्ट की जगह एक रस्सी बांध लेता है। सभी जानवरों को चारा देने के बाद नजीब, हकीम और इब्राहिम के साथ वहां से भाग निकलता है। तीनों में आजादी की उम्मीद थी और वो रात भर चलते रहते हैं। रात के सफर के बाद उन्हें बहुत प्यास लगने लगती है। तभी उन्हें दूर एक और कफील का टेंट दिखाई देता है। इब्राहिम पानी चुराने के लिए वहां जाता है, लेकिन तभी उस कफील की नजर उस पर पड़ जाती है। वो गुस्से में अपनी बंदूक से फायर करता है, लेकिन इब्राहिम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। थककर तीनों एक जगह लेट जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही वो फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन कई घंटे चलने के बाद भी उन्हें सड़क का कोई निशान नहीं मिलता। तब उन्हें एहसास होता है कि रात में भागते वक्त वो रास्ता भटक गए थे। अब इब्राहिम को भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे कहाँ जाना है। चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। सूरज की तपिश में चलते हुए हकीम की हालत बिगड़ने लगती है। उसकी आंखों के सामने पानी और ऊंट दिखाई देता है। खुशी में वो दौड़कर उसकी ओर जाता है, लेकिन पास जाकर देखता है कि वो तो एक मरे हुए ऊंट का कंकाल था। असल में ये बस आंखों का धोखा मतलब की मिराज थी जो रेगिस्तान में भटकने वालों को अक्सर दिखाई देती है। थकान और प्यास से बेहाल तीनों खुदा को याद कर रहे थे कि तभी अचानक रेत से कई जहरीले सहारन सैंड वाइपर्स, दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक, निकल आते हैं। इब्राहिम और हकीम तो किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन नजीब फंस जाता है। इब्राहिम उसे हिलने से मना करता है क्योंकि सांप थोड़ी सी हलचल पर हमला कर सकते थे। नजीब डर से कांप रहा था, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद सभी सांप धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं और नजीब की जान बच जाती है। अब इन तीनों को चलते हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी सड़क तक नहीं पहुंच पाए थे। चारों ओर सिर्फ अंतहीन रेत थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था।
चलते चलते नजीब के पैरों में भयानक छाले पड़ जाते हैं, जिससे अब उसका एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। तब इब्राहिम अपनी जैकेट फाड़कर उसके पैरों में बांध देता है ताकि नजीब को कुछ राहत मिल सके। दोनों उसे सहारा देकर फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ता इतना मुश्किल था कि हकीम की हालत धीरे धीरे और खराब होने लगी। उसे तुरंत पानी की जरूरत थी, लेकिन वहाँ पानी का कोई निशान नहीं था। आखिरकार इब्राहिम अपनी हथेली से उसका पसीना इकट्ठा करके उसे पिलाता है। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हों। हालात इतने बुरे हो गए थे कि हकीम अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे अपनी वही गुलामी की जिंदगी बेहतर लगने लगी जिससे बचने के लिए वो यहाँ तक आया था। अब वो वहाँ से निकलने की उम्मीद छोड़ चुका था। चलते चलते हकीम को फिर से मृग तृष्णा मिराज दिखाई देने लगी। इस बार उसे अपने सामने ऊंची ऊंची इमारतें और स्वादिष्ट खाना दिखा। अपनी भूख और प्यास से बेहाल होकर वो उस खाने की तरफ दौड़ता है, लेकिन असलियत में वो गर्म रेत को मुंह में भरने लगा था। जब इब्राहिम और नजीब उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो हकीम पागलपन में नजीब पर हमला तक कर देता है। रेत खाने की वजह से अचानक ही हकीम को खून की उल्टी होती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर नजीब का दिल दहल जाता है। वो पूरी तरह से टूट चुका था और अब उसे अपनी मौत भी नजदीक लगने लगी थी, लेकिन इब्राहिम उसे संभालता है और दोनों फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक भयंकर रेत का तूफान आता है और वो दोनों उसमें फंस जाते हैं। किसी तरह जान बचाकर वो तूफान से बाहर निकलते हैं, लेकिन हकीम की लाश रेत में ही दबकर कहीं गायब हो जाती है। नजीब का दिल भारी था, लेकिन उसके पास उसे ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। अब चलते चलते इब्राहिम की हालत भी बिगड़ने लगी थी। नजीब के पैरों में छाले इतनी बुरी तरह से फट चुके थे कि हर कदम उसके लिए दर्दनाक हो गया था। अगले दिन जब नजीब की हालत बेहद नाजुक हो गई, तब इब्राहिम अपनी फिक्र किए बिना अपने जूते उसे पहनने के लिए देता है। तभी उसकी नजर एक छिपकली पर पड़ती है। उसे समझ आ गया कि पास में कहीं पानी जरूर होगा। थोड़ी देर खोजने के बाद आखिरकार उन्हें पानी का एक छोटा तालाब मिल जाता है। दोनों खुशी से दौड़कर उसकी ओर जाते हैं। ये कोई मृग तृष्णा नहीं, बल्कि असली पानी था। इतने दिनों बाद उन्हें ताजगी का एहसास हुआ। वो दोनों प्यास से बेहाल होकर पानी पीने लगते हैं, जैसे उन्हें जिंदगी मिल गई हो। इब्राहिम कुछ पानी एक बोतल में भर लेता है ताकि आगे के सफर में काम आ सके। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो दोनों फिर से चल पड़ते हैं, लेकिन रेगिस्तान का अंत नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। सड़क का कोई नामो निशान नहीं था। कई घंटे चलने के बाद इब्राहिम की भी हिम्मत जवाब दे जाती है। अगले दिन जब नजीब की आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि इब्राहिम वहाँ नहीं है। वो उसे अकेला छोड़कर कहीं चला गया था। जाने से पहले इब्राहिम ने नजीब के लिए पानी की वो बोतल छोड़ दी थी जिसे उन्होंने तालाब से भरा था। शायद इब्राहिम भी अब जिंदा न बचा हो। नजीब अब अकेला था, एक अंतहीन रेगिस्तान में फंसा हुआ। उसका दिमाग काम करना लगभग बंद कर चुका था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपनी जिंदगी बचाने के लिए चल रहा था। कई और दिन बीत गए और आखिरकार उसका बचा हुआ पानी भी खत्म हो गया। वो पानी की आखिरी बूंद ऐसे पीता है जैसे ये उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। थक कर वो नीचे गिर जाता है। तभी उसके हाथ से पानी की बोतल लुढ़क कर अचानक किसी सख्त चीज से टकराती है। वो आवाज सुनकर चौंक जाता है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि बोतल किसी पक्की सड़क पर गिरी है। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने समय बाद आखिरकार वो सड़क तक पहुंच गया है। अब उसे लगने लगा कि उसकी जान बच सकती है। सड़क की ठोस सतह ने उसे उम्मीद की एक नई रोशनी दी थी। वो अपने दर्द और थकान को भुलाकर किसी तरह खड़ा होता है और मदद की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। नजीब पहले एक ट्रक ड्राइवर से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करता। तभी अचानक एक चमचमाती रोल्स रॉयस गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। गाड़ी से एक अमीर शेख उतरता है जो नजीब की हालत देखकर उसे अपनी कार में बैठा लेता है। पानी पिलाने के बाद शेख उससे हमदर्दी से बात करता है और उसे अपने साथ शहर ले जाता है। नजीब के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस जिंदगी से बाहर निकलने की उसने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, आज वो आखिरकार वहाँ से आजाद हो चुका था। शहर पहुंचकर नजीब इधर उधर भटकने लगता है। किस्मत से उसकी मुलाकात कुंजिका नाम के एक व्यक्ति से होती है जो मलयाली था और सऊदी में अपना होटल चला रहा था। नजीब की हालत देखकर कुंजिका तुरंत उसकी मदद करता है। वो उसे नहलाकर साफ सुथरा करता है और उसके परिवार से संपर्क साधकर नजीब की उनसे बात करवाता है।
नजीब को ये जानकर झटका लगता है कि उसे वहां फंसे हुए पूरे 4 साल बीत चुके थे। 4 साल बाद अपनी पत्नी सायना की आवाज सुनकर नजीब की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे ये जानकर और भी गहरा धक्का लगता है कि इस दौरान उसका एक बेटा भी हो चुका है, जिसे सायना अकेले ही पाल रही थी। नजीब ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी पत्नी की आवाज दोबारा सुनेगा या ये जान पाएगा कि वो पिता बन चुका है। अब नजीब ने ठान लिया कि किसी भी हालत में वो अपने घर वापस जाएगा, लेकिन चूंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए उसे उन लोगों के साथ जेल में डाल दिया जाता है जो अपने कफील के पास से भागकर आए थे। उसका पासपोर्ट और बाकी कागजात पहले ही कफील ने अपने पास रख लिए थे। जेल में नजीब को इब्राहिम की एक फोटो दिखाई देती है जो पुलिस स्टेशन में लगी थी। हालांकि इब्राहिम के बारे में कोई और जानकारी वहां नहीं थी। कुछ समय बाद जेल में मौजूद सभी लोगों को बुलाया जाता है। वहां का नियम था कि अगर कोई कफील अपने भागे हुए गुलाम को पहचान लेता तो वो उसे वापस अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन ऐसा होने पर गुलामों को बुरी तरह पीटा जाता और फिर उन्हें जानवरों की तरह वापस ले जाया जाता। नजीब बहुत डर गया था। उसका डर तब हकीकत बन गया जब वही कफील जूनियर अचानक जेल में आ पहुंचा जिसने उसे 4 साल पहले धोखे से अपने कब्जे में लिया था। नजीब को लगा कि अब वो फिर से उसी नरक में लौट जाएगा। हालांकि कफील जूनियर उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है, जिससे नजीब को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन तभी वो अचानक वापस लौटता है और उसकी नजर नजीब पर पड़ जाती है। इस बार वो नजीब से बात करता है, जिससे सच्चाई सामने आती है। असल में जब 4 साल पहले हकीम और नजीब सऊदी आए थे, तब वो लीगल तरीके से आए थे और उनकी कंपनी के लोग उन्हें लेने वाले थे। लेकिन कफील जूनियर ने भाषा की समस्या का फायदा उठाकर उन्हें धोखे से अपना गुलाम बना लिया। वो पहले से ही ऐसे लोगों को धोखे से पकड़ने और गुलाम बनाने के इस गैर कानूनी धंधे में शामिल था। क्योंकि नजीब आधिकारिक रूप से उसका गुलाम नहीं था, इसलिए कानून के हिसाब से उस पर कफील जूनियर का कोई अधिकार नहीं था। इस सच्चाई का खुलासा होने के बाद कफील जूनियर गुस्से में मुंह फुलाकर वहां से चला जाता है। नजीब ये सोचकर टूट जाता है कि 4 साल तक बिना किसी गलती के उसने इतनी तकलीफ झेली। हकीम तो इस जुल्म के कारण अपनी जान तक गंवा चुका था। इब्राहिम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन संभावना थी कि वो वाकई में किसी का आधिकारिक गुलाम था और इस यातना से भागना चाहता था। इसके बाद नजीब को 3 महीने तक जेल में रखा जाता है। आखिरकार उसे उन सभी प्रवासियों के साथ वापस भारत भेज दिया जाता है जो बिना किसी दस्तावेज के सऊदी में फंस गए थे। इस भयानक अनुभव से नजीब ने एक बड़ा सबक सीखा, जो कुछ उसके पास है उसे उसी में खुश रहना चाहिए। बिना सही जानकारी और योजना के किसी अनजान देश में जाना बहुत बड़ा जोखिम होता है। और इसी सीख के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।